नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट अंतरिम बजट होगा और इसमें किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके संकेत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आईबीएल अवार्ड में दिए तो विपक्षी महागठबंधन की कवायद पर भी तंज कसा। वित्त मंत्री का 2019 में जीत का भरोसा, अरुण जेटली का महागठबंधन पर हमला, किसानों को राहत पैकेज देने के संकेत। चंद महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार जीत को लेकर आश्वस्त है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया है कि विपक्ष की एकजुटता का मोदी सरकार के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। विपक्षी नेताओं के एकजुट होने की खबरों पर करारा कमेंट करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि एक शख्स से सत्ता छीनने के लिए किया गया ये गठबंधन सफल नहीं होगा। India, as I indicated to you earlier, is a highly aspirational, politically conscious society. And such societies never opt for a suicidal cause. They opt for the Nawabs of negativity may come together, but that's not something where they are going to hold together and carry much credibility as far as the people are concerned. इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के जरिए बोलते हुए जेटली ने ये भी संकेत दिए कि किसानों के लिए सरकार बड़े फैसले ले सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र कई मुश्किलों से जूझ रहा है और किसानों के हित में फैसला लेना बेहद जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने 5 साल में विकास पर ध्यान दिया और गरीबों का जीवन बदलने पर सरकार का फोकस रहा। वहीं वित्त मंत्री ने यह भी संकेत दिए कि चुनावी साल होने के कारण इस बार अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान समेत 3 हिंदी राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद केंद्र सरकार पर सुधार कार्यक्रम चलाने का दबाव है और कई सेक्टर में राहत की गुंजाइश देखी जा रही है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक बड़े पैकेज की उम्मीद भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। संघ ने एक बार फिर सरकार और समाज को आईना दिखाया है। संघ प्रमुख ने एक कार्यक्रम में कहा है कि देश को बड़ा बनाना है तो देश के लिए जीना भी होगा। कि हम अपना काम ठीक नहीं करते, तो किसी के साथ युद्ध नहीं तो सीमा पर सैनिक के मरने का कारण नहीं, लेकिन होता है। अब उसको भी ठीक करना है और देश को बड़ा बनाना है तो देश के लिए जीना भी सीखना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि हम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे। उनका निशाना सरकार से लेकर समाज तक था और संदेश साफ था कि भारत को महान बनाना है तो देश के लिए जीना होगा। कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं करते, तो किसी के साथ युद्ध नहीं तो सीमा पर सैनिक के मरने का कारण नहीं, लेकिन होता है। अब उसको भी ठीक करना है और देश को बड़ा बनाना है तो देश के लिए जीना भी सीखना पड़ेगा। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रहार समाज जागृति संस्था के रजत जयंती समारोह में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने देश में विकास की रफ्तार को लेकर चिंता जताई। साथ ही कहा कि समाज में देश के टुकड़े करने वाले बयान देने वालों के भी समर्थक हैं, जो समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कि जैसा हमको आगे बढ़ना चाहिए वैसा हम आगे नहीं बढ़ रहे। विकास की, प्रगति की बात थोड़ी बाजू भी रखी तो भी अभी भी हम ये तय नहीं कर पाए कि हमारा देश क्या है, हमारा एक देश है कि नहीं है। और हमारे देश में देश का टुकड़ा हो ऐसी घोषणा करने वाले लोगों के भी पक्षधर लोग मिलते हैं। भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल दागे। भागवत ने कहा कि सीमा पर युद्ध नहीं है, फिर भी भारत का जवान शहीद हो रहा है। मतलब साफ है कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है, इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं करते। तो किसी के साथ युद्ध नहीं तो सीमा पर सैनिक के मरने का कारण नहीं, लेकिन होता है। भागवत ने कहा कि सीमा पर जवान शहीद ना हो और देश में विकास की रफ्तार मिले, इसके लिए हम सभी को देश के लिए जीना सीखना होगा।
और देश को महान बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। कि देश को बड़ा बनाने के लिए उद्यम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, सतत करना पड़ता है और सबको करना पड़ता है। अपने देश को बड़ा बनाना ये ठेके पर देने का काम नहीं है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयानों ने सियासी गलियारों में चर्चा बढ़ा दी है और विरोधियों को सरकार के खिलाफ बोलने का एक और मौका दे दिया है। लेकिन भागवत का यह संदेश सरकार के साथ समाज के लिए भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना का डंका अब विदेशों में भी बजने लगा है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बिल गेट्स ने मोदी सरकार की इस योजना की तारीफ की है। जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा और उसका परिणाम ये होने वाला है। आयुष्मान भारत योजना पिछले साल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी। गरीबों को इलाज के लिए बनी इस योजना ने 100 दिन पूरे कर लिए और अब तक 6 लाख से ज्यादा मरीजों ने इसका लाभ उठाया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने इसे मोदी सरकार की कामयाबी करार दिया। वहीं दुनिया के दूसरे सबसे दौलतमंद शख्स बिल गेट्स भी मोदी सरकार की इस योजना पर पीठ थपथपाते नजर आए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर गेट्स ने पीएमओ को हैशटैग करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि आयुष्मान भारत के पहले 100 दिन के मौके पर भारत सरकार को बधाई। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। दरअसल हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश नड्डा ने 2 जनवरी को ट्वीट कर बताया था कि आयुष्मान भारत की लॉन्चिंग के 100 दिनों के भीतर 6,85,000 गरीबों ने फ्री में इलाज कराया और इसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री के इसी ट्वीट को बिल गेट्स ने रीट्वीट करते हुए भारत सरकार को बधाई दी। जहां तक आयुष्मान भारत योजना की बात की जाए तो पिछले साल 2018 के बजट में इस योजना का ऐलान किया गया। आरएसएस विचारक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इसकी लॉन्चिंग हुई। गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की इसमें सुविधा है। इस योजना को मोदी केयर भी बोला जाता है। आयुष्मान भारत योजना के सीईओ इंदु भूषण के मुताबिक ये स्कीम लगातार पॉपुलर हो रही है और अभी तक 8.5 लाख लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि रिलायंस जियो शहर ही नहीं गांवों में भी डिजिटल इंडिया को मजबूत कर रहा है। उन्होंने मोदी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल की भी जमकर तारीफ की। गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट 2019 में बोलते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि गुजरात रिलायंस की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। गुजरात हमेशा पहली पसंद रहेगा और उन्हें गुजराती होने पर गर्व है। गुजरात में अगले 10 सालों में रिलायंस निवेश और रोजगार को दोगुना करेगा। 3 दिनों तक चलने वाले समिट में 5 राष्ट्र प्रमुखों समेत 125 अतिथि शामिल हो रहे हैं। He is the proud son of Gujarat. He is the visionary leader of India, and he is Shri Narendra Modi, our beloved Prime Minister, under whose leadership India is the fastest growing economy in the world. Gujarat is Reliance's Janmabhoomi as well as its Karmabhoomi. Gujarat has always been and will always remain our first choice. At Reliance, our motto is India first, and within India, Gujarat first. For India to succeed in this data-driven revolution, we will have to migrate the control and ownership of Indian data back to India. In other words, Indian wealth back to... और अब बात जोधपुर की उस लाडली शिप्रा शर्मा की जो आतंकियों की ज्यादती का शिकार हुए लोगों की सेवा के लिए अफगानिस्तान गई थी और वहीं एक आतंकी हमले में उसकी मौत हो गई। कृष्णानगर केबी 150 में मातम पसरा हुआ है। यहां रहने वाले हर शख्स की आंखें नम है, हर कोई जार जार है। 1 हफ्ते पहले तक इस घर में खुशियां बरस रही थी, लेकिन अब सिवाय गम के कुछ और नहीं है। शिप्रा के पिता ने 2 दिन तक शिप्रा की मौत की खबर उसकी मां से छुपाए रखी, लेकिन कब तक छुपाए?
बेटी के गुजर जाने की खबर तो बतानी ही थी। घर पे भी ऐसा माहौल था कि जो फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली है उनको हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो आज तक हम लोग उसको वजन को 3-4 दिन से सब जो मेल मेंबर्स हैं वो सहन कर रहे हैं। तो 15th को सर हमें मालूम हो। शिप्रा क्यों हर किसी के लिए बेमिसाल थी, बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए कि शिप्रा की मौत कैसे हुई। 14 जनवरी की शाम काबुल में एक धमाका हुआ था। RDX से भरा ट्रक शिप्रा की बिल्डिंग से टकराया था। शिप्रा जिस कमरे में थी वो कमरा मलबे में बदल गया था। 15 जनवरी को शिप्रा की मौत की खबर उसके घर वालों को मिली। 35 साल की शिप्रा बेमिसाल थी। भले ही वो अपने पीछे 4 साल के बच्चे और पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ गई हो, लेकिन बचपन से उसकी आदत थी दूसरों के आंसू पोंछने की, और इसी आदत की वजह से वो अफगानिस्तान पहुंच गई। आइए बताते हैं आपको शिप्रा की पूरी कहानी। शिप्रा शर्मा की शुरुआती पढ़ाई जोधपुर में हुई। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से शिप्रा ने बीकॉम किया था। वो लंदन की स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से मास्टर डिग्री हासिल कर चुकी थी। शिप्रा ने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। कई एनजीओ में काम करने के बाद शिप्रा शर्मा AICS से जुड़ गई। नए साल की छुट्टी मनाकर शिप्रा 13 जनवरी को ही अफगानिस्तान लौटी थी। 14 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे शिप्रा ने अपनी मां को वीडियो कॉल भी किया और आधे घंटे बाद ही उसकी बिल्डिंग में धमाका हो गया। शिप्रा के पिता कहते हैं कि जाने से पहले उन्होंने शिप्रा को भारत लौटाने के लिए कहा था, लेकिन उस पर तो कुछ और धुन सवार था। शिप्रा के मामा का कहना है कि शिप्रा बचपन से ही औरों से अलग थी और मानवता की सेवा के लिए ही वो काबुल चली गई थी। उसका उद्देश्य कुछ देश के लिए, कुछ औरों के लिए, ह्यूमैनिटेरियन के लिए कुछ करूं, इसी में उसके वो वहाँ पे उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वहाँ पे काम किया उसने। मैंने उसको जाते वक्त कहा भी था, मैंने कहा बेटा हाँ रोज़ बॉम्बिंग हो रही है वहाँ, ISIS और तालिबान रोज़ बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो आप तेरे लिए वो ठीक नहीं है, तू वहाँ से शिफ्ट हो जा आप जल्दी। यहाँ इंडिया में बहुत सारे सोर्सेज हैं। उसने कहा मामा मलाला यूसुफजई कर सकती है, तो मैं नहीं कर सकती। कहा वो तो मेरे से बहुत छोटी है, मैं कुछ कह नहीं पाया उसे। शिप्रा अक्सर कहा करती थी मौत आनी है तो कहीं भी कभी भी आ जाएगी, लेकिन उसकी मौत इतनी कम उम्र में और ऐसी हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।